नमस्ते, मैं श्रेयस बड़ी आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास 11th की एनसीईआरटी को स्टडी करेंगे जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो एनसीईआरटी है ये किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें आपके काफ़ी सारे बेसिक्स क्लियर होते हैं। तो जैसे हम एनसीईआरटीज को फास्ट फास्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी हम जितने भी कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, जितने भी कंसेप्ट है, रिलेटेड कंसेप्ट से लेके हर चीज़ को पढ़ने की स्टडी करेंगे। ये एनसीईआरटी को हम थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक क्लियर करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिया की इकोनॉमी। अगर हम इस चैप्टर के नाम की तरफ ध्यान दें तो नाम से ही पता चलता है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, यानी ब्रिटिश रूल के टाइम पे, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई थी, यही हमें पढ़ना है। तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में सबसे पहले हमें यह पता चलता है कि सोल पर्पज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री to being a feeder economy for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base, है ना। तो हमें यही पता चलता है कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने एक ही काम किया, मेनली उन्होंने ये किया कि इंडिया की इकोनॉमी को एक फीडर इकोनॉमी बनाया। इंडिया के इकोनॉमी का यूज करके ग्रेट ब्रिटेन को कैसे एक्सपांड करना है, इंडस्ट्रियल बेस उसका कैसे बनाना है, इसी पर्पज के लिए इंडिया को उन्होंने इकोनॉमिकली यूज किया था, है ना। तो इंडिया एक फीडर करके यूज हुआ, यानी इंडिया सब कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहा था ग्रेट ब्रिटेन को, यानी इंडिया नहीं कर रहा था, इंडिया को इस तरह से यूज किया जा रहा था बाय ब्रिटिश। इकोनॉमिक पॉलिसीज pursued by colonial government in India brought about a fundamental change in structure of Indian economy, है ना। तो बहुत सारे चेंज किए। चेंज कैसे किए तो हम देखते हैं कि हमारी जो कंट्री थी, दे ट्रांसफॉर्म्ड आवर कंट्री इनटू अ नेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, है ना। तो आपको ये जानते हैं कि इंडिया में काफ़ी सारा रॉ मटेरियल मिल जाता था। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, मेनली कॉटन। कॉटन को वो रॉ मटेरियल करके हाँ, इंडिया से लेके जाते थे, इंडिया को सप्लायर बना दिया था रॉ मटेरियल। ये जो रॉ मटेरियल था ये ग्रेट ब्रिटेन में जाता था, और अगर देखा गया तो ब्रिटेन से मेनली एक यहाँ पे फिनिश्ड गुड बन के, यानी क्लॉथ बन के ब्रिटेन से इंडिया में आता था, और इंडिया में ये जो चीज़ें हैं ये बेची जाती थी। तो इंडिया मार्केट भी बन गया था फिनिश्ड गुड्स का, और रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया था। इस तरह की हमारी इकोनॉमी थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। नेक्स्ट हमें यह पता चलता है कि नेशनल और पर कैपिटा इनकम के एस्टिमेट्स कैसे थे। ये VKRV राव जो थे उन्होंने ये बताया कि एस्टिमेट्स द ऑफ द नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वर कंसीडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, नेशनल और पर कैपिटा इनकम किस तरह के थे। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट की सबसे पहले देख लेते हैं किस चीज़ की तरफ मेनली थी। तो हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बनाई थी एट द टाइम ऑफ मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस, उसमें सबसे पहले इकोनॉमिक इंटरेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पूरे हो उसी के लिए वो थी, ये तो हमें पता ही है। इंडियन इकोनॉमी का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये VKRV राव ने जो ये चीज़ें बताई है उससे ये चीज़ें हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट, कन्वर्टेड इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ये भी हमने देखा कि इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया, इंडिया को बिग मार्केट फॉर फिनिश गुड्स बना दिया, यानी फिनिश गुड्स यानी जो भी गुड्स आते थे, जैसे कि क्लॉथ बन के आ गया, कोई शर्ट बन के आ गया, जो भी चीज़ें फिनिश्ड गुड बन के आती थी वो कहीं ना कहीं इंडिया उसका मार्केट बन चुका था, और इंडिया सप्लायर बन चुका था रॉ मटेरियल का ना। तो रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा था और फिनिश्ड गुड इंडिया में आ रहा था। इस तरह की चीज़ें हुई। नेवर एस्टिमेटेड और नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, उन्होंने कभी हमारी नेशनल और पर कैपिटा इनकम की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं तो ब्रिटेन का इकोनॉमिकल ग्रोथ हमारे थ्रू किया जा रहा था, यही VKRV राव ने यहाँ कहा। और इंडिया की अगर बात करें कॉलोनियल रूल के पहले, तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी जो खुद का ट्रेड खुद करती थी, खुद का व्यापार खुद करती थी, और उस चीज़ जितना भी वो व्यापार करती थी, जितना भी ट्रेड करती थी, उससे खुद का डेवलपमेंट करती थी। तो ये एक इंडियन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी हमें देखने मिली कॉलोनियल रूल के पहले। ये भी VKRV राव के एस्टिमेट्स है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो मेन सोर्स था वो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर से ही जो चीज़ें आती थी उसी को हम
मेनली ट्रेड करके हमारे कंट्री का जो इकोनॉमी था वो इंडिपेंडेंटली चलाते थे। और उसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट्स इंडिया का बहुत चलता था। इंडिया से बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट होते थे। रीज़न यही है कि जो मटेरियल यूज़ होता था ना, क्वालिटी मटेरियल और क्राफ्ट्समैनशिप थी वो इतनी बेहतरीन थी कि वो देख के कोई भी इम्प्रेस हो जाता था। और ये चीज़ें बाकी कंट्रीज़ में इसकी बहुत डिमांड थी, जिसके कारण इंडिया का खुद ही देखा गया तो इंडिपेंडेंटली इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा था। और बेस्ट एग्जांपल है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन बंगाल। इंडिया में हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंगाल में देखने मिली, तो बंगाल का जो भी टेक्सटाइल या कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा फेमस था, नॉट इन ओनली इन इंडिया बट also in the entire world at that time. So that is the thing before the colonial rule. तो ये सब चीज़ें हमें देखने मिली। तो ऐसा ब्रिटिश आने के बाद कोई पर कैपिटा इनकम या फिर नेशनल इनकम इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने तो मिली ही नहीं है। ओके, उसके बाद देखते हैं तो कुछ कुछ सेक्टर्स जो है इनके वक्त के वो हमें पढ़ने होंगे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के वक्त। एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करेंगे। एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है तो इंडियाज इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेंड फंडामेंटली एग्रेरियन, है ना, एग्रेरियन ही था। 85% जो कंट्री की पॉपुलेशन थी वो विलेजेस में ही रहती थी। उसके साथ साथ उनका जो मेन सोर्स था, वो जो इनका लाइवलीहुड चलता था, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही चलता था। तो मेनली एग्रेरियन इकोनॉमी ही यहाँ पे रखा गया हमें। सेकेंड, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एंड नॉट इनफ्रिक्वेंटली अनयूजुअल डिटोरिएशन, है ना। तो यही है कि जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर देखा गया उसमें हमेशा कोई डेवलपमेंट ना दिखते हुए हमें उसमें सिर्फ गिरावट ही देखने मिली। उसका जो भी रेट था वो खराब होते हुए देखा, डिक्रीज होते हुए दिखा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा फिर भी डेवलप नहीं हो रहा था। ये जो स्टैग्नेशन था इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिश ने वेरियस सिस्टम्स लाए थे ऑफ लैंड सेटलमेंट, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। ब्रिटिश ने काफ़ी सारे लैंड सेटलमेंट्स लाए थे, जैसे कि ज़मींदारी सिस्टम मेनली बंगाल प्रेसिडेंसी में लगाया गया। और यहाँ पे जो देखेंगे तो प्रॉफिट जो भी आ रहा था एग्रीकल्चरल सेक्टर से वो पूरा जमींदारों को ही जा रहा था, कल्टीवेटर को जा ही नहीं रहा था। ये और चीज़ थी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है ये बहुत बुरी तरह अफेक्ट होते जा रहा था। उसके बाद देखा गया तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ये बहुत अच्छी नहीं थी। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी ना होना, उसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स का ठीक से यूज ना होना, है ना। और ये सब चीज़ों के कारण फार्मर्स जो थे उनके कहीं ना कहीं बहुत बुरे हाल थे। और इसी कारणवश एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बहुत गिरावट देखते मिली उसमें भी, यानी बहुत बुरी एक स्थिति में, बहुत बुरी सिचुएशन में हमें देखने मिलती ब्रिटिश के वक्त। उसके अलावा हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स, ब्रिटिश हमें कहीं ना कहीं फोर्स करते थे कि आप कैश क्रॉप्स को ग्रो कीजिए, है ना। जैसे कि हम काफ़ी देखते हैं कि इंडिगो हो या फिर जितने भी हमने पहले भी देखे, हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं, तो कैश क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ब्रिटिश हमेशा हमें फोर्स करते थे, क्योंकि वो एग्रीकल्चर को और इसी तरह से एग्रीकल्चर जो है कमर्शियलाइज होते जा रहा था। सिर्फ मार्केट में जो चीज़ों की वैल्यू है वही चीज़ें यहाँ ग्रो की जा रही है, बाकी हमारे कंजम्पशन के लिए बहुत कम चीज़ें यहाँ पे ग्रो कराने का मौका हमें मिलता था। तो ये चीज़ों के कारण ज़्यादातर कैश क्रॉप्स आते थे और ये एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बुरे कंडीशन में लेके जा रहा था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो और भी अफेक्ट हो गया जब कंट्री का उन्होंने पार्टीशन किया, बुरी तरह अफेक्ट हो गया। उसके साथ अनडिवाइडेड कंट्री का जो है ना, तो साइजेबल पोर्शन ऑफ अनडिवाइडेड कंट्रीज हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड जितनी थी वो पाकिस्तान के पास चले गई। और इस कारण इंडिया के पास और भी बहुत बुरा एडवर्स इम्पैक्ट देखने मिला हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। ये पार्टीशन के कारण एक और इफेक्ट हमें देखने मिलता है। उसके अलावा पर्टिकुलरली अफेक्टेड वाज इंडिया जूट इंडस्ट्री, है ना। तो जूट इंडस्ट्री जितनी भी थी वो बंगाल साइड में थी, और बंगाल से एक पार्ट निकला ईस्ट पाकिस्तान नाम का, जिसका आज नाम बांग्लादेश है। तो फिर से इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर पे पार्टीशन के कारण किस तरह से अफेक्ट हो रहा है ये हमें देखने मिलता है। इंडिया की जो जूट गुड इंडस्ट्री है ना, इन विच इंडिया जूट गुड्स इंडस्ट्री इन विच कंट्री हैड एंजॉयड अ वर्ल्ड मोनोपोली सो फार thus suffered heavily for lack of raw material। और रॉ मटेरियल तो रहा नहीं, सब कुछ कहीं ना कहीं और चले गया। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बुरी तरह से
अफेक्ट हुआ ब्रिटिश के टाइम पे, है ना। तो ये चीज़ें भी हमें यहाँ पे पता चलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हुआ। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर कॉलोनियल रूल। ये तो मेनली आपको पता ही है, कोई बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज डेवलप तो हुई नहीं कॉलोनियल रूल के वक्त। प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया वॉज टू फोल्ड। तो ये हम सबसे पहले देख लेते हैं इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं होने दिया, इंडस्ट्रिया को इंडस्ट्रियलाइज क्यों नहीं होने दिया, ये चीज़ें। द इंटेंशन वॉज फर्स्ट, पहला इंटेंशन ये था टू रिड्यूस द इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। तो रॉ मटेरियल अगर इंडिया इंडस्ट्री में चीज़ें बना लेता, इंडिया में इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती, और हमारे यहाँ के इंडस्ट्रीज में अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के इंडस्ट्री में ही अगर सब चीज़ें बन रही है, रॉ मटेरियल का फिनिश्ड गुड बन रहा है, तो फिर ब्रिटेन के इंडस्ट्री से हम इंपोर्ट ही क्यों करेंगे, हम उनको ब्रिटिश हमें एक्सपोर्टर बनाना था रॉ मटेरियल का, तो ये एक रीज़न बन गया। और सेकंड ये है कि इंडिया को मार्केट बनाना था, किसका, तो वहां से जो फिनिश प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनका। अगर हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री होती तो हमारा मार्केट हम खुद होते, हमारे मार्केट में हम अपनी चीज़ें ही खरीद लेते, उनका मार्केट उतना नहीं बन पा रहा था। ये दो रीजंस थे। तो एक ये था कि वो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे इंडिया को, और दूसरा है वो इंडिया को मार्केट बनाना चाहते थे। ये दो चीज़ों के कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंडिया में डेवलप नहीं होने दिया। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ द इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो पहले जिसको बहुत ज़्यादा वैल्यू थी ब्रिटिश आने के पहले, बाद में उसमें भारी गिरावट देखने मिली, बहुत बुरा हाल इंडिया का हुआ। इंडियन इंजीनियर्स जो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज थी वो बहुत बुरे सिचुएशन में आ गई, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में आ गया। क्योंकि इंडिया में क्या था कि हम मेनली देखते थे कि फिनिश गुड्स आ जाता था, हमारे लोग जो भी हैंडीक्राफ्ट्स वाली चीज़ें बनाते थे वो थोड़ी सी महंगी होती थी, वही इंडस्ट्री में फास्ट और थोड़ी सी चीपर रेट्स में हमें अवेलेबल हो जाती थी, तो हमारे यहाँ के लोग उन्हें प्रेफर करते थे जो इंडस्ट्रियल फिनिश्ड गुड्स आ रहे हैं, है ना। तो ऑल्सो द न्यू डिमांड ऑफ इंडिया कंज्यूमर मार्केट विच वॉज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ सप्लाई लोकली मेड गुड्स। तो यही है, इसमें भारी गिरावट देखने मिली, बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने मिला। दिस डिमांड वॉज प्रॉफिटेबली मेट बाय इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, मैं ये बता चुका हूं आपको कि चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इंडस्ट्री में जो गुड्स बनेंगे और जो लोग हाथ से बनाएंगे उसमें काफ़ी फर्क होता है। इंडस्ट्री में जो भी गुड्स बनते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू दैट प्रोडक्ट जो हमने हाथ से बनाए हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ देखने मिलती है। और ब्रिटिश जो है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में लाके हमें प्रोवाइड करते, हमारे मार्केट्स में लाके ट्रेड करते थे, जिस कारणवश हमारे लोग भी वही चीज़ें प्रेफर करने लगे। उसके बाद 19th सेंचुरी के हाफ में आने तक मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया में बनती हुई दिखी, बट बहुत स्लोली ये काम हो रहे थे, है ना। द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, है ना, मेनली हम देखेंगे तो डोमिनेटेड बाय इंडियंस, वेयर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात हो गए। जूट मिल्स जो है वर डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स, मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन बंगाल, है ना। जूट मिल्स मेनली फॉरेनर्स डोमिनेट करते थे और वो बंगाल में होती थी। और मेनली अगर हम देखेंगे सेकंड कॉटन टेक्सटाइल मिल वो महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन्स में उस टाइम पे देखने मिली, बट बहुत ज़्यादा जगह पे नहीं देखने मिली। धीरे धीरे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज भी कहीं ना कहीं बनते हुए दिखी 20th सेंचुरी के आसपास। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहा जाता है, ये 1907 में हमें बनते हुए फिर से दिखती है। तो थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, बट द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वे बहुत ही कम था, वेरी स्मॉल, है ना। तो ये बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रीज बन रही थी। अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो एरिया बहुत ही लिमिटेड था। तो यही है कि लिमिटेड एरिया में ही ये सब डेवलप हो रहे थे, है ना। तो ये और भी चीज़ें हैं, और पब्लिक सेक्टर में मेनली नहीं देखने मिल रहा था, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई भी चीज़ें हमें देखने नहीं मिली। ये जो सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स। गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर में इतनी चीज़ें गवर्नमेंट ने अपने पास रखी थी, बाकी पूरे इंडस्ट्रीज जो है वो कहीं डेवलप ही नहीं होने दे रहे थे, या फिर हो भी रहे थे तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा ही करने पड़ रहे थे। इस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बुरी तरह से अफेक्ट कर गया था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। उसके बाद देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड किस तरह से था ब्रिटिश के टाइम पे। तो सबसे मेनली ये है कि रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो मेनली यही है कि जो पॉलिसी थी वो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी,
है ना, तो कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्या ट्रेड होंगे, क्या टैरिफ होंगे, ये सब चीज़ें अगर देखा गया तो हमारा फॉरेन ट्रेड भी बुरी तरह अफेक्ट हो रहा था। कॉन्सिक्वेंटली इंडिया बिकम एक्सपोर्टर, मैंने जैसे कि आपको बताया कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया था, जैसे सिल्क हो गया, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एटसेट्रा। रॉ मटेरियल को ही कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगाए थे फॉरेन ट्रेड पे भी। और अगर देखा गया तो इंपोर्टर इंडिया बन चुका था फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स का, जैसे कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ्स है, ये हो गया कैपिटल गुड्स, है ना। तो कॉटन के क्लॉथ हो, सिल्क के क्लॉथ हो, वुलन क्लॉथ्स हो, ये सब क्लॉथ्स हम ले रहे थे, हमारा ही चीज़ें वहाँ जा रही थी और क्लॉथ बन के रिटर्न आ रहे थे, और हम वही क्लॉथ को महंगे में खरीद रहे थे जो हमारे यहाँ से सस्ते में रॉ मटेरियल ले जाके उन्होंने बनाए थे। तो हमारा फॉरेन ट्रेड भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा था। एंड द कैपिटल गुड्स जैसे कि लाइट मशीनरी हो गई, ये जितने भी है ये फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन में ही बनते थे, है ना। और मशीनरी भी यहाँ आती थी, जो छोटी मोटी मशीनरी है वो भी ब्रिटेन से ही लाई जाती थी। उसके बाद सुएज कैनल जो था ये जब ओपन कर दिया गया, जैसे कि आपको पता है कि सुएज कैनल ओपन होने के कारण इंडिया का जो ट्रेड करने का रूट था वो काफ़ी पास पड़ गया था ब्रिटिश को। अब सुएज कैनल जब ओपन कर दिया तो ब्रिटिश का और कंट्रोल बन गया इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम स्टिक जो देखेंगे इंडियाज फॉरेन ट्रेड का थ्रू आउट कॉलोनियल पीरियड, वो ये था कि लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, है ना। तो जनरेशन हमने इन्होंने जनरेट किया था बहुत बड़ा सरप्लस एक्सपोर्ट करने के लिए, कॉटन का हो, सिल्क का हो, वुल का हो, जिस भी चीज़ का हो, बहुत बड़ा सरप्लस था। बट दिस सरप्लस केम एट द ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया, है ना। तो यही है मेनली, हमारे यहाँ से जब ये चीज़ें जाती थी तो इसके बदले में कोई भी गोल्ड या सिल्वर इंडिया में नहीं आता था, तो इकोनॉमी के लिए ये कोई काम नहीं कर रहा था। जितना भी सरप्लस था ये एक्सपोर्ट करने का। और अगर देखा गया तो एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज यूज टू मेक पेमेंट्स, है ना। तो ये जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे क्या करते थे, हम पेमेंट्स करते थे, जो भी खर्चे आ रहे हैं, जो ऑफिस कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। आपको पता है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च नहीं हो रहा था, ये जितना भी पैसा आएगा उसका वो पूरा पैसा कॉलोनियल गवर्नमेंट अपने ही ऑफिस का खर्चा निकालने के लिए, अपने लोगों की सैलरीज देने के लिए, वॉर लड़ने के लिए, है ना। तो ये पूरी चीज़ों के लिए वो यूज़ करते थे। एंड द इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मेनली हमें पता नहीं चल रही थी, ऐसे चीज़ों पे ये लोग कहीं ना कहीं हमारा पैसा जो था, जो हमें एक्सपोर्ट से भी मिल रहा था, उसे वो खर्चा कर रहे थे खुद के बेनिफिट के लिए। और इंडिया को कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ फॉरेन ट्रेड के वक्त भी, ब्रिटिश रूल के वक्त। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करें तो पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू द सेंसस ऑफ 1881, है ना। पहली बार जो सेंसस लिया गया वो 1881 में लिया गया, और ये देखा गया कि पॉपुलेशन किस तरह की होगी। इसके कारण ये पता चल रहा है कि इट रिवील्ड द अनइवननेस इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। बिफोर 1921 अगर देखा गया तो इंडिया वॉज इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921, ये भी यहाँ पे पता चलता है। हाउएवर टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नॉर द रेट ऑफ हाउएवर नाइदर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नॉर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एट दिस स्टेज वॉज वेरी हाई, है ना। तो हमें यही देखने मिल रहा है कि टोटल पॉपुलेशन हो इंडिया की या फिर रेट हो, ये इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा नहीं था, है ना। तो ये हमें नहीं देखने मिला उतना। तो यही है, नाइदर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नॉर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एट दिस स्टेज वाज वेरी हाई, ये दोनों भी नहीं था। अब मेनली यहाँ पे क्या होता है कि ओवरऑल लिटरेसी लेवल जो था वो लेस देन 16% था। आप सोच रहे हैं सिर्फ 16% से कम लोग ही लिटरेट थे इस टाइम पे, उसमें से भी फीमेल का लिटरेसी लेवल अगर देखा गया तो नेग्लिजिबल था। आसपास कहा जाता है कि 7% जो फीमेल है वही उस वक्त लिटरेट थी। वाटर की बात करें, एयरबॉर्न डिजीजेज की बात करें, वो बहुत ज़्यादा इंडिया में थे। अगर हम देखें तो इंडिया में डिजीजेज के लिए, हेल्थ के लिए, सैनिटेशन के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं लिए थे ब्रिटिश ने। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो था वो बहुत ज़्यादा था, 218 पर 1000। हमने पहले ही देखा कि मॉर्टल इन्फेंटिलिटी रेट कैसे निकालते हैं, तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कैसे निकालते हैं। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में अगर देख रहे तो 1000 में से 218 बच्चों की यहाँ पे डेथ हो रही थी एक साल के भीतर। आप सोच रहे हैं डिजीजेस कितने थे, और यहाँ ध्यान कितना कम दिया जा रहा था। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखोगे तो सिर्फ 32 ईयर्स थी। कैन यू इमेजिन कि ब्रिटिश के टाइम पे
लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो सिर्फ 32 साल हुआ करती थी। बहुत बुरे हालात ब्रिटिश के टाइम पे हमें इन चीज़ों में देखने मिले। इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था ब्रिटिश के टाइम पे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसमें सबसे ज़्यादा लोग ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा जो लोगों ने लिया था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही था, है ना। तो ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है वॉज ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, है ना। तो रीजनल वेरिएशन बहुत थे। कैसे? तो आप देखोगे कि मेनली पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, जैसे आप देखोगे कि उसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक सब कुछ मद्रास प्रेसिडेंसी में आ जाता था। महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने मिल रहा था, है ना। डिक्लाइन द डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि अगर देखा गया तो कॉमेंसरेट विद अ कॉमेंसरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो महाराष्ट्र और अगर हम यहाँ की बात करें मेनली वेस्ट बंगाल की, तो हमें ये देखने मिलता है कि ज़्यादातर जो वर्कफोर्स था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के सर्विस सेक्टर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व करा दिया गया था बाय ब्रिटिश। और ये चीज़ें हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने मिली और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी ऐसा ही हुआ। तो कहीं कहीं पे ये रीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा थे। तो कहीं पे एग्रीकल्चर देखने मिल रहा है तो मद्रास प्रेसिडेंसी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में ये देखने मिल रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से कम होके लोग कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में डाले जा रहे हैं। तो ये इस तरह की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है। और देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर, और कहीं कहीं पे वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में बढ़ रहा था, जैसे ओडिशा, राजस्थान और पंजाब की बात करें तो इस तरह का रीजनल वेरिएशन हमें यहाँ पे देखने मिला ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? तो अंडर कॉलोनियल रिजाइम द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सब डेवलप कर गया। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, ब्रिटिश ने अपने फ़ायदे के लिए ही क्यों ना किया हो, बट ये सब चीज़ें उन्होंने डेवलप की। और रियल मोटिव यही था, वॉज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज़ टू द पीपल बट सबसर्व द वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट, ना खुद के फ़ायदे के लिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बात करें रोड्स की, तो रोड्स दैट वर प्राइमरीली क्यों बनाए जा रहे थे? ताकि आर्मी यहाँ से वहाँ जा सके इंडिया में, रॉ मटेरियल इंडिया के एक जगह से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक जा सके या पोर्ट तक जा सके जहाँ से वो इंग्लैंड में भेज दिया जाए। इस तरह की चीज़ों के लिए यहाँ पे रोड्स बनाए गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रेलवेज क्यों बनाई गई? ब्रिटिश ने रेलवेज इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि इंडिया में अगर देखा गया इन 1850 रेलवे यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिश ने, और ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है ब्रिटिश का रेलवे बनाने में। क्या इसमें इंडियन लोगों का फ़ायदा था जिसमें ब्रिटिश ने रेलवे बनाई थी? तो इंडियन रेलवे जो थी, रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टू इंपॉर्टेंट वेज। देखिए क्या हुआ। ऑन वन हैंड इट enabled द पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, देयर बाय ब्रेक जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर। ये तो हमें फायदा हो गया कि हम एक जगह से दूसरे जगह पे ज़्यादा दूर तक जा सके। ब्रिटिश ने क्यों ना अपने फायदे के लिए वो बनाई हो, बट ये चीज़ें हो रही थी कि हम लोग भी एक दूसरे से मिल पा रहे थे। और दूसरी बात, ऑन द अदर हैंड इट फॉस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विद एडवर्सली अफेक्टेड द कंपेरेटिव सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया, है ना। और एग्रीकल्चर को बहुत कमर्शियल किया गया, यहाँ का रॉ मटेरियल इजीली दूसरे जगह पे पहुंचाया जा सकता था। ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें देखने मिली। और अगला हमें ये देखने मिला, ऑन द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड अनडाउटेडली एक्सपांडेड बट इट्स बेनिफिट रियरली एक्यूरेट टू इंडियन पीपल, है ना। तो ट्रेड तो हमारा बहुत बड़ा, रेलवे के कारण हमारे ट्रेडिंग तो बहुत अच्छे हुए, बहुत दूर दूर तक रॉ मटेरियल पहुंचने लगा, गुड्स पहुंचने लगे, बट इसका फायदा इंडिया को ना मिलते हुए ये कहीं ना कहीं इंग्लैंड को ही इसका फायदा हो रहा था। तो रेलवे का भी फायदा ब्रिटिश ने ही लिया। उसके बाद ब्रिटिश ने जो वाटरवेज बनाए, पानी के रास्ते बनाए, वो अगर देखा गया तो ये ऑल्सो प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल। जैसे कि हम देखेंगे तो कोस्ट कैनल बनाए गए ओडिशा कोस्ट पे, दो द कैनल वॉज बिल्ट एट ह्यूज कॉस्ट टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर, है ना। जितना भी गवर्नमेंट के पास इंडिया से पैसा आता था उसी का यूज़ करके वाटरवेज बनाए जा रहे थे। और दूसरी बात देखा गया तो इट फेल टू compete विद द रेलवेज, और खर्चा तो बहुत लगा है बट रेलवेज के साथ compete नहीं हो पाया, है ना। विच सुन ट्रेवल्स टू द रीजन रनिंग पैरेलल टू द कैनल एंड हैड बीन अल्टीमेटली अबेंडन। तो उतने ही कैनल जहाँ जहाँ से गुजरेगा उतने ही रीजन तक वो लिमिटेड रह गया, और इसी कारणवश उन्हें अबेंडन करना पड़ा क्योंकि पूरे इंडिया तक वो पहुँच नहीं पा रहा था। तो फालतू का पैसा यहाँ खर्च कर दिया गया वाटरवेज बनाने में भी। टेलीग्राफ की बात करें तो एक्सपेंसिव सिस्टम जो था टेलीग्राफ का वो इंडिया में बनाया गया ताकि लॉ और ऑर्डर मेंटेन किए जाए। एक जगह से दूसरे जगह जो लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, वो एक दूसरे को कांटेक्ट कर सके, इसलिए उन्होंने टेलीग्राफ पे भी खर्चा किया। वो जो पैसा खर्चा किया था वो हमारा ही पैसा है,
बट फ़ायदा उन लोगों का था, है ना। ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने मिल रही थी। और पोस्टल सर्विसेज की भी बात करें तो पोस्टल सर्विसेज भी, है ना, तो डिस्पाइट यूज़फुल फॉर पब्लिक के लिए तो यूज़फुल थी ही, बट अगर हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि रिमेंड ऑल थ्रू इनएडिक्वेट, बहुत अच्छे से हमें प्रोवाइड नहीं की गई थी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी, और हमारे इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा बर्डन साबित हो रहा था। तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इस तरह से ब्रिटिश ने हमारे इकोनॉमी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर दिया था।